वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर दोबारा से आप सभी लोगों का स्वागत है और अभिनंदन है। आज हम लोग स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस को पढ़ने वाले हैं। बेसिकली ये थ्योरी पार्ट है। तो सबसे पहले ये समझना है कि थ्योरी में किस किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, उसकी क्या अप्रोच होनी चाहिए, उस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की क्या सही तरीका है उस सवालों को करने का। ये सभी बातों को हमें सीखना है आज के इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर। Disclaimer: The images, text, and other materials used in our presentations are for education purposes only. We respect the intellectual property rights of the original creators and owners. If you are the owner and have any concern or issues, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the content immediately. Please note that parts of the content may have been generated using generative AI, which is experimental. तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो सीखने वाले हैं या देखने वाले हैं वो है ट्रेंड एनालिसिस। किस चीज का ट्रेंड एनालिसिस? स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस का। अब बेसिकली ट्रेंड एनालिसिस क्या होता है? ट्रेंड एनालिसिस होता ये है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर विद इन अ चैप्टर। मतलब किसी भी पर्टिकुलर एक चैप्टर को पढ़ने के लिए अलग अलग जगह पर उसका क्लासिफिकेशन करते हैं या उसके टाइप्स कह सकते हैं। तो जिन पार्ट्स में उसको डिवाइड किया गया है, जो क्लासिफिकेशन उसको दिया गया है, किस टाइप से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं या पर्टिकुलर किस ईयर के अंदर किस सेगमेंट से, किस पर्टिकुलर टाइप से, किस क्लासिफिकेशन से, क्लासिफाइड फॉर्म से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, फिर उससे कम किससे पूछे गए हैं, सबसे कम किससे पूछे गए हैं, इसका हम लोग एक डिटेल्ड एनालिसिस कर रहे हैं। इसी को ही ट्रेंड एनालिसिस कहते हैं। तो सबसे पहले ये जो चैप्टर है स्टेटमेंट एंड असम्पशंस, इसको पढ़ने के लिए दो जगह पर इसका क्लासिफिकेशन किया गया। दो आप टाइप्स कह सकते हैं। पहला है वन स्टेटमेंट एंड टू असम्पशन बेस्ड प्रॉब्लम। पहला तो ये है। और दूसरा है वन स्टेटमेंट एंड थ्री और मोर असम्पशन बेस्ड प्रॉब्लम। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो पूछे गए थे CHSL 2023 के अंदर वो टोटल 5 हैं। तो सबसे पहले इसको दो जगह पर हमने इसका क्लासिफिकेशन किया था, वन स्टेटमेंट एंड टू अजम्पशन वाले क्वेश्चन और दूसरा है वन स्टेटमेंट एंड थ्री एंड मोर अजम्पशन वाले क्वेश्चन। तो CHSL 2023 के अंदर ये देखा गया कि टू अजम्पशंस वाले ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं और थ्री और मोर वाले कम पूछे गए हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 5। SSC CGL 2023 की बात करी जाए तो वन स्टेटमेंट एंड थ्री और मोर अजम्पशन वाले ज्यादा पूछे गए, वन स्टेटमेंट टू अजम्पशन वाले क्वेश्चन कम पूछे गए हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 2। SSC CHSL 2022 की बात करूं तो थ्री और मोर अजम्पशंस वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं, टू अजम्पशंस वाले कम पूछे गए हैं। SSC CHSL की बात करूं 2022 में तो टू अजम्पशंस के क्वेश्चन ज्यादा आए हैं विद कंपैरिजन टू थ्री और मोर अजम्पशन। वहीं CGL 2022 की बात करी जाए तो वन स्टेटमेंट एंड टू अजम्पशन वाले क्वेश्चन ज्यादा आए हैं और जो थ्री और मोर अजम्पशन वाले क्वेश्चन है वो कम पूछे गए हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस का आपको क्लासिफिकेशन दिया गया है कि किस टाइप से कहां पर कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसी को ही हमने ट्रेंड एनालिसिस बोला है। नाउ चैप्टर नंबर 44, दैट इज स्टेटमेंट एंड assumptions. Statement is an information or a fact related to any general subject. स्टेटमेंट क्या होता है? स्टेटमेंट एक इंफॉर्मेशन होती है, आपको दी जाती है कि ये एक पर्टिकुलर एक फैक्ट है या कोई एक स्टेटमेंट दिया गया या कोई वाक्य बोला गया, किसी भी जनरल सब्जेक्ट पे, किसी भी एक आम तौर भरी किसी भी बात पर आपको एक स्टेटमेंट दिया जा सकता है। Assumption is said to be hidden because it is generally assumed, supposed and taken for granted. अब assumption क्या होती है? assumption का मतलब होता है अवधारणा, कि आपने जो भी काम किया उससे पहले क्या अवधारणा रही है, assumption क्या रही है। तो assumption is said to be hidden because it is generally assumed, ये ज्यादातर assumption पर चलती है। मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि ऐसा हुआ होगा, मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि ये हुआ होगा। तो ये अजम्पशंस जहां जहां पर भी आती हैं उन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं? अजम्पशंस के तौर पे अवधारणा बोली जाती है। एंड इट इज सपोज एंड टेकन फॉर
granted also. When we analyze assumption, we find that when one says or writes something, he does not put everything into words. जब कभी भी assumptions को आप लोग देखेंगे तो जरूरी नहीं है कि assumptions में सारी बातों को लिख दिया जाता है, नहीं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसे आपको लॉजिकली चीजों को सोचना है. लीव सम पार्ट अनसेड और अनरिटन, काफी सारा पार्ट इसमें अनसेड, बिना बोले और बिना लिखे रह जाता है, तो वही आपको पता लगाना होता है. Why does he do so? He does so because he takes this unsaid part of granted. तो ये उसने काम क्यों किया होगा, तो उसके पीछे का रीजन जानना. देखिए, एक तरीके से इसमें आंसर दिया हुआ है और इससे पहले का आपको क्वेश्चन छाटना है, क्वेश्चन ढूंढना है. भाई, किसी ने ये काम किया, ये वहां पर कर दिया, किसी ने लिया और एक पिक्चर को एक क्या कहते हैं, पर्टिकुलर किसी दीवार के ऊपर, वॉल के ऊपर लगाया गया है. अब वो वहां पर क्यों लगाया, अब काम तो हो चुका है, ऑलरेडी लगा दी गई है, लेकिन अब वहां से उससे पहले का क्वेश्चन ढूंढना है कि यहां पर पिक्चर क्यों लगाई गई है, इसके पीछे रीजन क्या है. यही सब अजम्पशंस के अंदर आती है. इन अदर वर्ड्स, ही थिंक्स दिस अनसेड पार्ट विल बी अंडरस्टूड without saying, and there is no need to put this unsaid part into words. एग्जाम्पल, जैसे स्टेटमेंट दिया गया है, buy different products from our shop and get 20% discount. buy different products from our shop, हमारे यहां से डिफरेंट प्रोडक्ट्स आप परचेज करें और 20% डिस्काउंट पाएं, ऐसा एक एडवर्टीजमेंट के अंदर बताया गया. फ्रॉम द अबव एडवर्टीजमेंट वी कैन एज्यूम फॉलोइंग पॉइंट. अब इससे हम लोग क्या क्या अजम्पशंस लगा सकते हैं, एक स्टेटमेंट से आधार पे क्या क्या अजम्पशंस लगाई जा सकती हैं वो समझते हैं. पीपल वांट टू गेट डिस्काउंट, हो सकता है लोगों को डिस्काउंट लेना पसंद हो, इसीलिए ये दिया गया है, इसीलिए ये अप्रोच लगाई गई है. द एडवर्टीजमेंट इज गिवन टू अर्न मोर, ये इसलिए हो सकता है एडवर्टीजमेंट शॉपकीपर ने लगाया ताकि इससे जब लोग आप ज्यादा आएंगे आपकी शॉप पर और डिस्काउंट सुन करके तो ज्यादा परचेजिंग करेंगे तो आपकी अर्निंग भी ज्यादा होगी, हो सकता है इस वजह से लगाया गया है. थर्ड वन इज जनरली पीपल रीड एडवर्टीजमेंट, लोग ज्यादातर एडवर्टीजमेंट को पढ़ते हैं, इसलिए इसको लगा दिया गया है. द एडवर्टीजमेंट इज गिवन टू अट्रैक्ट मोर पीपल, ये एडवर्टीजमेंट इसलिए दिया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आकर्षित हों हमारे दुकान की तरफ या जहां पर भी एडवर्टीजमेंट जिस शॉप के लिए दिया गया है. एक्सेप्ट द अबव assumption वी कैन एज्यूम मोर, अब इन assumptions को छोड़ करके और भी assumptions हम लोग लगा सकते हैं. बट द मेन assumption behind the advertisement is to attract more people to earn more. लेकिन मेन यहां पर assumptions तो और भी लगाई जा सकती हैं, लेकिन जो मेन अट्रैक्शन पार्ट है या जो मेन चीज है वो इसलिए लगाई गई है, यहां पर ये इसलिए डिस्काउंट दिया गया है कि ताकि ज्यादा से ज्यादा ये जो शॉपकीपर है वो अर्निंग कर सके. डिस्काउंट बेसिकली दिया ही इसलिए जाता है कि उसकी शॉप पर ज्यादा से ज्यादा लोग विजिट करें, और जितने ज्यादा लोग विजिट करेंगे उतनी ज्यादा शॉपिंग करेंगे, और जितनी ज्यादा शॉपिंग करेंगे उतने ही उसे अर्निंग्स होंगी. दैट्स व्हाई ये यहां पर दिया गया है. नाउ आगे दिया गया था 44.1 पे, कंडीशन फॉर इनवैलिडिटी ऑफ अजम्पशन. अब इसके अंदर क्या होता है ये समझने वाली बात है. इसमें क्या है, इसमें यह बोला गया है कि एन अजम्पशन इज सेड टू बी इनवैलिड. एक अजम्पशन जो होती है वो क्या होती है, इसके अंदर बोला गया साफ तौर पे, एन अजम्पशन इज सेड टू बी इनवैलिड, ये इनवैलिड होती है इफ इट हैज नो कनेक्शन विद द गिवन स्टेटमेंट. एक अजम्पशन जो होती है वो इनवैलिड कहलाती है. क्यों? क्योंकि उसके साथ में कोई भी कनेक्शन नहीं स्थापित हो पा रहा है किसी स्टेटमेंट का. एग्जाम्पल, जैसे स्टेटमेंट में बोला गया था हार्ड लेबर इज रिक्वायर्ड टू बी परफेक्ट इन साइंस. क्या बोला गया है वो समझिए कि हार्ड लेबर इज रिक्वायर्ड टू बी परफेक्ट इन साइंस. जो हार्ड लेबर होती है, मेहनती लेबर जो होती है, वो परफेक्ट होती है किसके अंदर, साइंस के अंदर. ऐसा स्टेटमेंट बोला गया. इनवैलिड अजम्पशन अब क्या है, हार्ड लेबर इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर सब्जेक्ट्स अदर देन साइंस.
अब इनवैलिड अजम्पशन क्या है? हार्ड लेबर जो है इज नॉट रिक्वायर्ड, नहीं चाहिए फॉर सब्जेक्ट अदर देन साइंस, साइंस के अलावा और कोई सब्जेक्ट नहीं है। अब ये बिल्कुल इनवैलिड अजम्पशन है, कोई स्टेटमेंट से इसका लेना ही देना नहीं है। रीजन, नथिंग हैज बीन सेड इन द स्टेटमेंट अबाउट अदर सब्जेक्ट। केवल साइंस की बात हो रही है तो सिर्फ आप साइंस की बात करें, अदर सब्जेक्ट की कोई बात नहीं हो रही है, तो फिर आप कैसे दूसरे अजम्पशन के अंदर आप इस चीज को आप पुट कर सकते हैं? तो इसी वजह से ये इनवैलिड रीजन है, ये इनवैलिड है अजम्पशन। और इनवैलिड अजम्पशन होने के पीछे इसके पीछे एक रीजन है और वही रीजन यहां पर डिफाइन किया गया। अब सेकंड एक और स्टेटमेंट बोला गया इनवैलिड का ही और एग्जांपल्स, ताकि आपको ये पता चल सके कि इनवैलिड कहां कहां पर है। बोला गया स्टेटमेंट के अंदर कि गेट द हाउस पेंटेड बिफोर होली, होली से पहले अपने घर को पेंट करें। रिया टेल्स हर हस्बैंड रोहन, रिया ने अपने हस्बैंड रोहन से ये बात कही है कि होली से पहले अपने घर को पेंट करें। इनवैलिड अजम्पशन अब क्या होती है? देखिए, रोहन डज नॉट नीड टू डू व्हाट रिया सेज, रोहन जो रिया कहती है वो नहीं करना चाहता है। रोहन डज नॉट नीड टू डू व्हाट रिया सेज, पहली चीज। सो रीजन क्या है? इनफैक्ट समबडी सेज समथिंग या एनीथिंग टू एनीबडी विद द assumption दैट ही वुड बी लिसन टू। हमेशा जब कभी भी हम किसी से कोई बात कहते हैं तो इसका मतलब ये माना जाता है, ये अजम्पशन लगाई जाती है कि हाँ, सामने वाला हमारी बात वो सुन रहा है, दैट इट इज ऑन अ फोन कॉल या वो डायरेक्टली आपके सामने बैठा हुआ है, तो इस बात का अजम्पशन आप लगा सकते हैं कि हाँ, इसीलिए बोला जा रहा है कि वो सामने वाला बैठा होगा हमारे सामने या हमारी बात सुन रहा है, लिसन कर रहा है। Hence the given assumption is invalid, इसका मतलब ये assumption जो है वो invalid है, as it has no connection with the given statement, और इसका statement के साथ में कोई भी लेना देना नहीं है। After that, second क्या है? An assumption becomes invalid if it is a restatement of the given statement in different words. एक दूसरी चीज यहां पर एक बात ये और बताई गई है कि एक assumption invalid होने के पीछे काफी सारे कारण हैं। एक कारण तो ये है जो आपने ऊपर अभी देखा कि जब कनेक्शन ही ना हो स्टेटमेंट और अजम्पशन के बीच में। दूसरा कारण एक और निकल के आ रहा है, वो ये है कि अगर आप सेम स्टेटमेंट को फिर दोबारा से रीस्टेटमेंट के तौर पे अजम्पशन के अंदर अगर आप दे देते हैं, फिर दोबारा से रीस्टेटमेंट कर देते हैं। एग्जाम्पल जैसे कैसे? स्टेटमेंट दिया गया था, ऑफ ऑल द बुक्स पब्लिश्ड बाय मैरीगोल्ड पब्लिकेशन, बुक ए हैज द लार्जेस्ट सेल। जितनी भी किताबें मैरीगोल्ड पब्लिकेशन ने जितनी भी किताबें अब तक पब्लिश करी हैं, उसमें से सबसे ज्यादा सेल जो हुई है वो इस ए बुक की हुई है, लार्जेस्ट सेल है। नाउ अब इनवैलिड अजम्पशन क्या होंगे इसमें? नो अदर बुक पब्लिश्ड बाय मैरीगोल्ड पब्लिकेशन हैज अ हाई अ सेल एज बुक एज ए। भाई उसने ये बोला कि ऑफ ऑल द बुक्स पब्लिश्ड बाय मैरीगोल्ड पब्लिकेशन, बुक ए हैज द लार्जेस्ट सेल। जितनी बुक उसने पब्लिश करी है उसमें ए सबसे लार्जेस्ट पर है। अब दूसरा इसके अंदर इनवैलिड अजम्पशन लगा दी गई कि नो अदर बुक, कोई भी अदर बुक जो भी पब्लिश करी गई है मैरीगोल्ड पब्लिकेशन द्वारा, हैज अ हाई अ सेल एज बुक है ए, उसकी ए जितनी सेल नहीं हुई है। नाउ रीजन क्या है? कि इट इज क्लियर दैट द गिवन अजम्पशन इज नॉट इम्प्लिसिट इन द गिवन स्टेटमेंट। अब ये क्यों नहीं हो रहा है? इट इज डिफरेंट फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट, दैट इज रीस्टेटमेंट। आप देखिए कि ये बात तो हमें स्टेटमेंट से ही पता चल गई थी कि जितनी मैरीगोल्ड ने मान लीजिए 100 किताबें प्रिंट करी, मान लेते हैं, तो 100 में से जो ये ए बुक नाम की बुक है, ये सबसे ज्यादा लार्जेस्ट सेल हुई है, ये हमें स्टेटमेंट से ही पता चल गया। अब अजम्पशन में फिर दोबारा से इसी बात को बोल दिया गया कि नो अदर बुक पब्लिश्ड बाय मैरीगोल्ड पब्लिकेशन हैज अ हाई सेल। मैरीगोल्ड पब्लिकेशन ने जितनी भी किताबें बनाई हैं उसमें से एक ही सबसे ज्यादा रही है, बाकी किसी किताब की नहीं रही है। तो ये बात तो आप ऑलरेडी स्टेटमेंट में बोल चुके हैं ना, तो जो बात स्टेटमेंट में आप बोल चुके हैं ऑलरेडी, उसी बात को रीस्टेटमेंट के तौर पे अजम्पशन में फिर से दिया जा रहा है। इसी वजह से ये इनवैलिड हुआ है। बात सही कही गई है, बात गलत नहीं करी गई है। आपको ये भी समझना है यहां पर कि बात वो गलत नहीं कह रहे हैं, बात बिल्कुल ठीक कही गई है, लेकिन रीस्टेटमेंट नहीं होना चाहिए, फिर दोबारा से उसी चीज को आपको रिपीट नहीं करना है। आफ्टर दैट, इफ द गिवन assumption इज एन ऑब्जर्वेशन,
या ऑवर्शन of given statement, then the assumption is said to be invalid. In fact, aversion is a slightly different case of restating the same facts. अब यहां पर क्या है कि assumptions को अगर आप aversion कर रहे हैं किसी भी स्टेटमेंट का, assumptions का, तो वो भी एक तरीके से invalid ही कहलाता है या restating the same facts के तौर पे उसे माना जाता है. Different case. In it, out of the subject, verb and predicate, any two are changed into negative, which changes the appearance of the sentence without changing its meaning. Example. Statement. Beauty is lovable. Beauty जो है वो lovable है. Invalid assumptions क्या होंगी? Ugliness is hateable. Second is ugliness is not lovable. And third one is beauty is not hateable. ये सारी की सारी जो है वो इनवैलिड assumptions हैं. ब्यूटी इज लवेबल, जो सुंदरता है वो अच्छी लगती है. अब इसमें बाकी अगलीनेस के लिए बोला जा रहा है, अगलीनेस हेटेबल होती है क्या? अगलीनेस लवेबल नहीं होती है क्या? ब्यूटी नॉट हेटेबल होती है क्या? इसमें सारे नॉट वाले नेगेटिव चीजें डाल दी गई हैं, तो ये भी इनवैलिड assumptions में ही आ जाता है. आफ्टर दैट फोर्थ वन इज When we study the chapter of syllogism, जब कभी भी हम लोग syllogism के चैप्टर को पढ़ते हैं, we find that we convert given statement to get immediate inference. हम लोग स्टेटमेंट को क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं इमीडिएट इन्फ्रेंस के अंदर. There are three standard case of conversion. Let us see. All x are y get converted into some y are x. Some x or y get converted into some y or x. No x or y gets converted into no y or x. Points to be noted that the given assumptions will be invalid if they are such conversion. ये बात बिल्कुल क्लियर है कि ऑल एक्स आर वाई हम लोग बोलते हैं तो हम लोग उसको कन्वर्ट कर लेते हैं सम वाई आर एक्स तो होगा ही होगा. सम एक्स आर वाई बोला जाता है तो सम वाई आर एक्स तो कंफर्म रूप से हो गई. ये सारी हमारी assumptions है, कंफर्मेशन कुछ नहीं है, लेकिन assumptions है हमारी कि हाँ ऐसा ही हुआ होगा. एग्जाम्पल. स्टेटमेंट दिया गया था सम रैट आर रैबिट, कुछ रैट जो है वो रैबिट है. अब इनवैलिड assumption क्या है? सम रैबिट आर रैट. अब अकॉर्डिंग टू, अगर आप क्या कहते हैं सिलॉक्स के माध्यम से देखें, इसको एज ए सिलॉक्स के तौर पे देखें, तो ये assumption, तो ये अगर कंक्लूजन के तौर पे दिया होता तो ये बिल्कुल ठीक था. सम रैट आर रैबिट दिया है स्टेटमेंट और सम रैबिट आर रैट दिया है, तो ये बिल्कुल assumption एकदम ठीक है. लेकिन यहीं पर ही अगर हम लोग assumptions के तौर पे देखें तो हम इसको इनवैलिड घोषित करेंगे. क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या हुआ है कि ये एक तरीके से फिर दोबारा से वाइस वर्सा ही इसका कर दिया गया है. ऊपर भी सम रैट आर रैबिट, नीचे भी सम रैबिट आर रैट हो गया है. आफ्टर दैट स्टेटमेंट इज सम जर्नलिस्ट हार्म द सोसाइटी बाय डिस्टॉर्टिंग फैक्ट्स. कुछ जर्नलिस्ट हैं जो हार्म पहुंचाते हैं सोसाइटी को बाय डिस्टॉर्टिंग फैक्ट्स, फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट करने के लिए या डिस्टॉर्ट करते हुए. मतलब जो फैक्ट्स हैं वो नहीं बताए गए, फैक्ट्स को छुपाया गया और दूसरी बात बताई गई उसकी जगह पर. इनवैलिड assumption क्या है? सम ऑफ दोज हु डिस्टॉर्ट फैक्ट्स एंड हार्म सोसाइटी आर जर्नलिस्ट. वो जो लोग डिस्टॉर्ट करते हैं और फैक्ट्स को छुपाते हैं, वो सोसाइटी को हार्म करते हैं, वो जर्नलिस्ट होते हैं. नाउ द फिफ्थ वन इज एन assumption is said to be invalid if it is an inference derivable from the given statement. Remember that an assumption is something on which the statement is based, while an inference of a statement is based upon the statement. Example. Sanjay went to Delhi on 12th March and Astha went 10 days after him. संजय जो है वो दिल्ली 12 मार्च को जाता है और आस्था जो है went 10 days after him. आस्था जो है वो उसके 10 दिन बाद जाएगी.
ये बोला गया है। सो इनवैलिड अजम्पशन क्या होगी कि आस्था वेंट दिल्ली ऑन 22 मार्च, आस्था जो है वो 22 मार्च को जाएगी। अब यहां पर अजम्पशन में उसको इनवैलिड घोषित करना है। क्यों? बोल दिया गया कि संजय वेंट 12 मार्च को जा रहा है और उसके 10 दिन बाद वो जाएगी, लेकिन कंफर्मेशन नहीं है। जब तक आप 100% कंफर्म ना हो तब तक किसी भी अजम्पशंस पर आप लोगों को आंसर टिक नहीं करना। तो ये भी एक इनवैलिड अजम्पशन के अंदर जाता है। आफ्टर दैट, सिक्स्थ वन इज sometimes a given assumption appears to be probably correct, but it is declared invalid as it makes too far-fetched reasoning or long-drawn conclusion. काफी बार कुछ assumptions ऐसी होती हैं जो कि probably correct होती हैं। अब probably correct का मतलब क्या है? probably true या probably false, मतलब कि वो कुछ टाइम के लिए हमें कुछ समय के लिए हमें वो ठीक लग रही है कि हाँ, अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये तो ये ठीक लग रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से जब आप देख रहे हैं उसको, फार अवे जब उन चीज़ों को सोच रहे हैं, तब फिर वो या लॉन्ग ड्रॉन बेसिस पर उसे सोच रहे हैं, तो फिर वो कंक्लूजन्स कहीं न कहीं गलत साबित हो रहे हैं। एग्ज़ाम्पल, ऑल टीचिंग शुड बी डन इन रिलीजियस स्पिरिट बिकॉज़ रिलीजियस इंस्ट्रक्शन लीड्स टू क्यूरियोसिटी फॉर नॉलेज। जितनी भी टीचिंग है वो सारी डन होनी चाहिए रिलीजियस स्पिरिट को देखते हुए, बिकॉज रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं लेट्स टू क्यूरियोसिटी फॉर नॉलेज, ये नॉलेज को एनहेंस करने का कहीं ना कहीं काम करते हैं। नाउ इनवैलिड असम्पशन इज क्यूरियस पर्सन आर गुड पर्सन, क्यूरियस पर्सन जो होते हैं वो अच्छे पर्सन होते हैं। Reason: it is too long drawn to come to the conclusion that religious instructions led to curiosity and religious people are generally good. Therefore, curious person must be good. Now, the next one is use of specific word. अब ये भी अभी invalidity चल रहा है। अब कोई पर्टिकुलर एक वर्ड का अगर जैसे आप यूज कर रहे हैं, first, definite word case, let us consider some of the keywords like only, best, certainly, strongest, all, etc. ये जो वर्ड्स है ना, ये कहीं ना कहीं एक कोई भी स्टेटमेंट को, कोई भी अजम्पशन हो, कोई भी वाक्य हो, उसको कहीं ना कहीं एक दायरे में बांधने का काम करते हैं, एक बाउंड्री के अंदर बांधने का काम करते हैं। मैं ये काम कर सकता हूं, मैं ही ये काम कर सकता हूं, बहुत बड़ा फर्क है। मैं कर सकता हूं, समझ में आता है। मैं ही कर सकता हूं, ही का मतलब सिर्फ मैं ही कर सकता हूं, नो वन कैन डू दिस वर्क। तो वही वाली चीज है कि ओनली शब्द हो गया, बेस्ट हो गया, सर्टेनली हो गया, स्ट्रॉन्गेस्ट हो गया, ऑल हो गया, ये कहीं ना कहीं एक दायरे में बांधने का काम कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर एक बाउंड्री के अंदर बांधने का काम कर रहे हैं स्टेटमेंट को, या कोई भी अजम्पशन है, कोई वाक्य है उसको, और जो कि हमें बंधने नहीं देना। आप किसी वाक्य को एक पर्टिकुलर दायरे में नहीं बांध सकते हैं, एक बाउंड्री नहीं है उसकी, इट इज बियॉन्ड द बाउंड्री। सच वर्ड्स पुट अ ग्रेटर डिग्री, ये बहुत बड़ी डिग्री हो जाती है, ग्रेटेस्ट टू बी ग्रेटेस्ट डिग्री और एम्फेसाइजेस ऑन द सेंटेंस। दे गिव अ सर्टेन टाइप ऑफ एक्सक्लूसिवनेस टू द सेंटेंस which reduces the range or scope of the sentence. Point to be noted that all these words have some kind of certainty associated with them. Now, moving to the example. Statement: government should take every effort to boost sugar import as its crisis was worsened. क्या बोला गया? गवर्नमेंट शुड टेक एवरी एफर्ट टू बूस्ट शुगर इंपोर्ट। गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है कि जो शुगर का जो इंपोर्ट है वो कहीं ना कहीं बूस्टअप हो, क्योंकि कहीं ना कहीं यहां पर क्राइसिस देखी जा रही है। assumptions are: first one is imports are the best solution to invert the food crisis. फूड क्राइसिस को खत्म करने के लिए इंपोर्ट जो होता है वो बेस्ट सॉल्यूशन है। सेकेंड वन इज imports are a reasonably good solution to avert the food crisis.
फूड क्राइसिस को खत्म करने के लिए ये एक बहुत अच्छा, बेटर और एक रीजनेबल सॉल्यूशन होता है। थर्ड वन इज इम्पोर्ट आर द ओनली सॉल्यूशन टू ओवरकम द फूड क्राइसिस। इम्पोर्ट जो है वो केवल एक तरीका है फूड क्राइसिस को खत्म करने का। अब ये जो ओनली शब्द लगा दिया ना, देखते ही पता चल रहा है कि थर्ड कंक्लूजन जरूर गलत होना चाहिए। फोर्थ, द फूड क्राइसिस विल डेफिनेटली बी एवर्टेड बाय बूस्टिंग इंपोर्ट्स। फूड क्राइसिस जो है वो डेफिनेटली तौर पे एवर्ट हो सकता है टू बूस्टिंग इंपोर्ट। नाउ द फिफ्थ वन इज द फूड क्राइसिस विल प्रोबेबली बी एवर्टेड बाय बूस्टिंग इंपोर्ट। मतलब कि जो फूड क्राइसिस है उसे प्रोबेबली तौर पे हो सकता है, मे बी इट इज पॉसिबल कि बूस्ट हो जाए इंपोर्ट करने से। फूड क्राइसिस को हम लोग खत्म कर सकते हैं। नाउ लुक इनटू द सॉल्यूशन। वैलिड अजम्पशन इज सेकंड एंड फिफ्थ। सेकंड और फिफ्थ अजम्पशन जो है वो बिल्कुल ठीक है। सेकंड क्या थी कि इंपोर्ट आर रीजनेबली गुड सॉल्यूशन, ये एक अच्छा सॉल्यूशन होता है। और फिफ्थ भी सही है कि द फूड क्राइसिस विल प्रोबेबली बी एवर्टेड बाय द बूस्टिंग। इनवैलिड अजम्पशंस कौन सी हैं? पहली, तीसरी और चौथी। मैंने कहा था ना, चौथी तो बिल्कुल बंद हो जाएगी एकदम। क्यों? क्योंकि द फूड क्राइसिस विल डेफिनेटली बोल दिया, डेफिनेटली, और उसमें लगा दिया ओनली, है ना? थर्ड और फोर्थ के अंदर डेफिनेटली, ओनली, इन शब्दों का यूज कर लिया। इसका मतलब सिर्फ इसी से ही होगा, बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ डेफिनेट वर्ड्स। ये डेफिनेट वर्ड्स का यूज किया गया, जो कि बेस्ट होता है, ओनली, डेफिनेटली, है ना? इन वर्ड्स, स्पेसिफिक वर्ड्स को ध्यान में रखते हुए हमेशा क्वेश्चन करना होता है। इन वर्ड्स का यूज नहीं होना चाहिए किसी अजम्पशन के अंदर। नाउ द सेकेंड वन इज केसेस ऑफ कंजंक्शन। अब कंजंक्शन के केसेस क्या होते हैं? इफ a statement has two clauses, एक statement में दो clauses हैं, and the given clauses are linked by conjunction, then the nature of conjunction help in detecting assumptions. Such conjunction may be as because, so, hence, therefore, despite, in spite of, even, after, although, as a result of, etc. Now look into the example. Statement: you will find improvement in your logical ability after reading a reasoning book published by Marigold Publication. You will find improvement, आप improvement कहीं ना कहीं देखेंगे अपने अंदर, logical ability, in your logical ability after reading a reasoning book पढ़ने के बाद में, जो कि publish करी है Marigold Publications ने। Valid assumptions क्या है? A reasoning book may help in improving logical ability. रीजनिंग बुक जो होती है वो इंप्रूव करती है लॉजिकल एबिलिटी को, बिल्कुल सही बात है। सॉल्यूशन: इन द गिवन स्टेटमेंट द कंजक्शन इज आफ्टर विच हेल्प अस इज रीचिंग द कंक्लूजन दैट द गिवन assumption इज हिडन और इम्प्लिसिट इन द गिवन स्टेटमेंट। तो ये जो गिवन स्टेटमेंट जो आपको दिया हुआ है कंजंक्शन के तौर पे, इज आफ्टर विच हेल्प अस रीचिंग द कंक्लूजन, ये कंक्लूजन्स को रीच करने के लिए, दैट विन गिवन assumption is hidden or implicit in the given statement also. Now, अब दिया हुआ है 44.2 पर रूल्स रिलेटेड टू assumptions। रूल्स दिए गए हैं assumptions से रिलेटेड। इफ A says something to B, अगर A ने B से कुछ कहा, इट मीन्स A assume that B will hear what he, या फिर मतलब A says। तो ये assumption लगाई जा सकती है कि ये A assumption ऐसी लगा सकता है कि B will hear, B इसका मतलब मेरी बात को कहीं ना कहीं सुन रहा है। अगर मैं आपसे कोई बात बोल रहा हूं तो मैं ये assumption लगा सकता हूं कि मेरी आप बात सुन रहे होंगे। रीजन: when we saw something we expect we will be heard, without expecting so there is no purpose of saying anything to anyone। ये बात बिल्कुल सही बात है। मैं ये एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि मैं अगर बोल रहा हूं आपको कोई बात तो आप शायद सुन रहे होंगे मेरी बात, ठीक है? ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है। अगर मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं तो फिर मैं क्यों ही ऐसी बात बोलूंगा? एग्जाम्पल स्टेटमेंट: अ बुक ऑफ रीजनिंग पब्लिश्ड फ्रॉम मैरीगोल्ड पब्लिकेशन will help you a lot in preparing for बैंक एसएससी एग्जाम्स। गौरव एडवाइजेज आशी। गौरव ने आशी को एडवाइस दिया कि अपनी रीजनिंग को अच्छा बनाने के लिए
एसएससी बैंक के एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आप मैरीगोल्ड पब्लिकेशन की जो बुक है उससे आप तैयारी करो या उसको आप पढ़ो। ये गौरव कह रहा है आशी को। वैलिड अजम्पशन क्या है? आशी विल पे अटेंशन टुवर्ड्स गौरव एडवाइस। आशी गौरव की बात को ध्यान से सुनेगी। सेकंड, any form of advertisement are given by assuming that people will respond to such material। तो अब सेकंड क्या है इसके अंदर? दूसरा दिया गया था कि एनी फॉर्म ऑफ एडवर्टीजमेंट, कोई भी एडवर्टीजमेंट अगर जैसे दिया जाता है, आर गिवन बाय एज्यूमिंग दैट पीपल विल रिस्पॉन्ड टू सच मटेरियल। कभी भी जो भी कंपनीज होती हैं वो हमेशा एडवर्टीजमेंट इसीलिए निकालती हैं कि ताकि लोगों का इससे हमें रिस्पॉन्स मिलेगा, पॉजिटिव मिले नेगेटिव मिले, लेकिन हमें रिस्पॉन्स जरूर मिलेगा, ये सोच करके ही एडवर्टीजमेंट को दिया जाता है। रीजन, द पर्पज ऑफ सच मटीरियल इज गेटिंग रिस्पॉन्स फ्रॉम टारगेटेड मास। ये एक पर्टिकुलर टारगेटेड मास के लिए, कोई भी जैसे कोई पर्टिकुलर शैम्पू है, कोई शैम्पू है और बोलता है कि इससे बाल निकल आते हैं, तो ये आप पर्टिकुलर एक किसी को टारगेट कर लिया जिनके लोगों के बाल नहीं है, आपने उनको टारगेट कर लिया कि उस मास को ये हम पहुंचाना चाहते हैं। Therefore, without assuming response from targeted mass, any kind of advertisement is of no use, है ना? Example: a new approach to reasoning, a magical book by Marigold Publication that gives exclusive material on reasoning and advertisement। एक एडवर्टीजमेंट दिया गया है कि अ न्यू अप्रोच टू रीजनिंग, जो एक मैजिकल बुक है मैरीगोल्ड पब्लिकेशन द्वारा, दैट गिव्स एक्सक्लूसिव मटेरियल, बहुत अच्छा मटेरियल दे रही है, ये एक एडवर्टाइजमेंट के अंदर निकाला गया है। नाउ वैलिड असम्पशन क्या है? द एडवर्टीजमेंट हैज सम इफेक्ट ऑन दोज हु रीड इट। एडवर्टीजमेंट से काफी सारे लोगों पर इस बात का फर्क पड़ेगा और वो कहीं ना कहीं इस बुक से पढ़ने की कोशिश करेंगे या इस बुक को परचेज करेंगे। नाउ द थर्ड वन इज any form of public interest, notice, official notice is assumed to be paid attention to। किसी भी तरीके का कोई एक पब्लिक इंटरेस्ट का कोई एक नोटिस जारी किया गया, कोई ऑफिशियल नोटिस आया है, तो उस पर भी यही एज्यूम किया जाता है कि लोग इस पर ध्यान देंगे, पे अटेंशन। रीजन, द पर्पज ऑफ सच नोटिस इज टू बी बेनिफिट द पीपल ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स इग्नोरेंस मे बी हार्मफुल। ऐसा सोचा जा सकता है कि जब लोग इसका न्यूज़पेपर या जो भी एडवर्टाइजमेंट है, जो नोटिस है, उस नोटिस को पढ़ेंगे और इससे कहीं न कहीं लोगों को इससे फ़ायदा होगा, ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा होगा, और अगर आप इसको इग्नोर कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं आपके लिए हार्मफुल है। देयरफॉर इट इज़ ड्यूटी ऑफ अथॉरिटीज़ टू इश्यू सच नोटिस। इसीलिए अथॉरिटीज़ की ये ड्यूटी है कि वो कहीं न कहीं ऐसे नोटिसेस को जारी टाइम टू टाइम करता रहे। एग्ज़ाम्पल, स्टेटमेंट दिया गया था, द हेल्थ डिपार्टमेंट हैज एडवाइज द सिटीजन टू ड्रिंक बॉइल्ड वाटर और यूज वाटर प्योरीफायर एज मैनी पीपल आर सफरिंग फ्रॉम वाटर बोर्न डिजीज। हेल्थ डिपार्टमेंट ने ये एडवाइस किया लोगों को, वहाँ के सिटीजन्स को, कि आप लोग बॉइल्ड वाटर का यूज करें या फिर वाटर प्योरीफायर का यूज करें या उसी का ही पानी पिएं, क्योंकि काफी सारे लोगों को हाल फिलहाल में देखा गया है कि वाटर बोर्न डिजीजेस कहीं ना कहीं हो रही हैं। नाउ वैलिड assumption इज pupil will take the advice seriously। pupil जो है वो इस एडवाइस को बहुत ही सीरियसली लेंगे। फोर्थ, इफ एन अपील इज मेड, अगर ये अपील देखी जा रही है, अपील हो रही है, इट इज एज्यूम दैट द अपील विल गेट रिस्पॉन्स। अगर ये अपील हो रही है तो इसका मतलब ये assumption लगाई जा सकती है कि इसका कहीं ना कहीं रिस्पॉन्स मिलेगा। रीजन, एन अपील इज मेड ओनली व्हेन वी एक्सपेक्ट अ डिजायर्ड रिजल्ट फ्रॉम इट। एक काफ़ी बार आप देखते होंगे मैसेजेस में आता है कि इस ब्लड ग्रुप की रिक्वायरमेंट है ना? और इस पर्टिकुलर पर्सन को, तो वो क्या है, एक तरीके की एक अपील करी जा रही है, और अपील तभी करी जाती है तब ये लगता है कि हाँ, शायद कोई मदद करेगा। Why will we make an appeal when we do not accept or positive response? Therefore, we make an appeal within thinking that the desired purpose या will be fulfilled through it। बिल्कुल सही बात है, तभी हम लोग अपील करते हैं जब हमें लगता है कि
जो भी हमारी डिजायर है उसे कहीं ना कहीं फुलफिल किया जा सकता है। एग्जाम्पल स्टेटमेंट, डोनेट मनी क्लोथ्स एंड फूड आइटम फॉर द विक्टिम ऑफ फूड या फिर फ्लड एंड अपील। एक अपील दी गई है लोगों द्वारा या किसी लोग व्यक्तियों द्वारा या एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट द्वारा कि डोनेट मनी, आपके पास जो भी है, मनी है, क्लोथ्स है, फूड है, ये आप लोग डोनेट कर सकते हैं जो भी लोग फ्लड से, जो भी इसके फ्लड के विक्टिम्स हुए हैं, बाढ़ आने से जो भी इसका विक्टिम हुआ है उनके लिए ऐसी अपील करी गई है। अब वैलिड असम्पशन क्या है? द अपील वाज या विल हैव सम इफेक्ट ऑन द पीपल। ये कुछ फर्क पड़ेगा और कुछ लोग आगे आएंगे मदद करने के लिए। नाउ द नेक्स्ट वन इज फिफ्थ नंबर, अ सिंगल स्टेटमेंट कैन हैव मोर देन वन assumptions। एक सिंगल स्टेटमेंट जो होता है उसमें एक से ज्यादा assumptions लगाई जा सकती हैं। एग्जाम्पल, स्टेटमेंट दिया गया था, अ बुक ऑफ रीजनिंग पब्लिश्ड बाय मैरी गोल्ड पब्लिकेशन विल हेल्प यू अ लॉट इन प्रिपेयरिंग फॉर बैंक एसएससी एग्जाम। गौरव एडवाइजेज आशी। ये अभी आया था थोड़ी देर पहले कि जैसे ये बोला गया कि गौरव ने एडवाइस किया आशी को कि आप ये पर्टिकुलर बुक खरीदिए, इस पब्लिकेशन की है, इससे आपको बैंक एसएससी के एग्जाम में प्रिपरेशन में हेल्प मिलेगी, है ना। वैलिड assumptions, अब यहां पर क्या क्या वैलिड assumptions हो सकते हैं? आशी विल पे अटेंशन टुवर्ड्स गौरव एडवाइस। आशी जो है वो गौरव की एडवाइस पर ध्यान देगी कहीं ना कहीं। गौरव नोज दैट क्वालिटी ऑफ रीजनिंग बुक पब्लिश्ड फ्रॉम मैरी गोल्ड पब्लिकेशन। गौरव को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि मैरी गोल्ड पब्लिकेशन की ये जो बुक है रीजनिंग की, ये काफी अच्छी है, या उसकी क्वालिटी के बारे में उसे पता है, तभी वो सजेशन दे रहा है। तो ये अजम्पशंस कहीं ना कहीं वैलिड अजम्पशंस है, इन अजम्पशंस को लगाया जा सकता है। मैं अगर आपको कोई सलाह दे रहा हूँ, आप उस बुक को परचेज करें, इसका मतलब मैंने वो बुक पढ़ी होगी, तभी मैं आपको वो सलाह दे पा रहा हूँ। तो वही चीज बिल्कुल आपको एज इट इज यहाँ पर करी जा रही है। नाउ अब यहाँ पर आ रहा है चैप्टर टिप्स। चैप्टर से रिलेटेड कुछ यहाँ पर टिप्स बताई जा रही हैं, वो भी समझ लीजिए। फर्स्ट वन इज, assumption शुड बी जनरल स्टेटमेंट। assumption जो होता है वो एक जनरल स्टेटमेंट होता है। द मीनिंग ऑफ द assumption शुड बी एम्बेडेड इन द स्टेटमेंट। जो assumption का मीनिंग है वो ऑलरेडी स्टेटमेंट के अंदर एम्बेडेड होता है, छुपा हुआ होता है। assumptions इज ऑलवेज indefinite एंड पॉजिटिव। ये assumption जो होती है वो हमेशा indefinite होती है और पॉजिटिव होती है। नेक्स्ट, some words like only, each, any, every, all question indicating words why, what, answer indicating words therefore, definitely, but certainly exist in the assumption that assumption will always be explicit या फिर false। हमेशा ध्यान रखिए, इन वर्ड्स का ध्यान रखिएगा। अगर ये वर्ड्स पहले भी आपको बताए गए हैं, अगर इन वर्ड्स का यूज किया जा रहा है, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं जो assumption है वो false है। Some words like some, to large extent, many, much exist in the assumption। अगर ये शब्द assumptions में लगाए जा रहे हैं, that assumption will always be implicit true। तो ये कहीं ना कहीं ट्रू हो सकती है अगर इस तरीके के कोई शब्द लगाए गए हैं तो मना कौन से करे गए हैं उन शब्दों पर ध्यान रखिए, जो बोले जा रहे हैं कि लगा सकते हैं उन पर भी ध्यान रखिए, दोनों चीजें। आफ्टर दैट, एनी अजम्पशन इज टॉकिंग अबाउट द सोशल वेलफेयर। ये पॉजिटिव अप्रोच है। सोशल वेलफेयर के लिए कोई अजम्पशन लगाई जा रही है, ठीक है। गवर्नमेंट पॉलिसीज दैट assumption विल ऑलवेज बी implicit ट्रू। गवर्नमेंट पॉलिसी अगर कोई है तो उसको आप कभी गलत नहीं कहेंगे, उसे भी आपको हमेशा ठीक कहना है कि ऐसा गवर्नमेंट ने किया है तो सही ही किया होगा, या कुछ सोच समझ के ठीक ही कर रहे होंगे, ये चीज है। नेक्स्ट, एनी assumption दैट इज कन्वेइंग द नोटिस अपील दैट assumption विल ऑलवेज बी implicit या फिर ट्रू। अगर कोई assumption ऐसी है जो किसी नोटिस के रिलेटेड है, अपील कर रहे हैं, इस तरीके की कोई assumption आ रही है तो वो भी क्या होती है? ट्रू कहलाती है। Any assumption that is talking about the social welfare, positive, government policies, that assumption will always be implicit या फिर true।
कोई भी अजम्पशन है कोई सोशल वेलफेयर के लिए, वो भी पॉजिटिव है। कोई गवर्नमेंट पॉलिसी से रिलेटेड है तो वो भी हमेशा ट्रू होगी। आफ्टर दैट, इफ एनी अजम्पशन इज टॉकिंग अबाउट पास्ट एंड फ्यूचर, दैट अजम्पशन विल ऑलवेज बी एक्सप्लिसिट या फिर फॉल्स। हमेशा ध्यान रखिए, अगर कोई अजम्पशन पास्ट या फ्यूचर से रिलेटेड है तो वो भी हमेशा क्या होती है? फॉल्स कहलाती है। इफ एनी अजम्पशन शोइंग द वर्ड लाइक सजेशन, अगर कोई अजम्पशन ऐसी है जो कि सजेशन के तौर पे दी जा रही है, ऑर्डर दिया जा रहा है, रिक्वेस्ट करी जा रहा है, दैट विल ऑलवेज बी इम्प्लिसिट ट्रू, वो हमेशा क्या होती है? ट्रू होती है, इम्प्लिसिट करती है। रीस्टेटमेंट इज नेवर इम्प्लिसिट, रीस्टेटमेंट अगर किया गया है तो वो हमेशा इम्प्लिसिट नहीं करेगा। assumption should not be more expendable in comparison to statement, स्टेटमेंट जैसा दिया गया है assumptions भी उसी के अकॉर्डिंग होती है, बहुत ज्यादा एक्सपेंडेबल फॉर्म में नहीं होनी चाहिए, यानी कि बहुत मैटर बहुत छोटा सा है, बहुत बड़ा खींच करके उसे ले गए हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब एक्सपेंडेड फॉर्म में नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज स्टेटमेंट एंड assumption शुड बी लॉजिकल टू ईच अदर, स्टेटमेंट और assumption जो है ये आपस में लॉजिकली करेक्ट होने चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि assumption में कुछ बोला जा रहा है, स्टेटमेंट कुछ जा रहा है। After that, assumption should not be conclusion on the basis of statement. assumption जो होती है ये बस assumption है, ये कोई conclusion नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। This is not a conclusion. Conclusion का तो मतलब ये होगा final result. That is not a final result. That is just a assumption. ऐसा हुआ होगा, बस इतना ध्यान रखिएगा। इन तीन, कभी भी assumption के क्वेश्चन करने इन तीन शब्दों का मेरे आप ध्यान रखिए, ऐसा हुआ होगा, बस। जब कभी भी इन तीनों बातों का आप ध्यान रखेंगे कि ऐसा हुआ होगा, तो कभी भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। मेनली टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आर आस्क्ड फ्रॉम द स्टेटमेंट एंड assumption व्हिच आर डिस्कस्ड एज अंडर। अब यहां तक हमने रूल समझ लिए, अब यहां पर आगे जो दिए जा रहे हैं, ये आपको कुछ स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, assumptions दी जा रही हैं, कुछ आपको यहाँ पर बेसिकली टू टाइप्स के क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो टू टाइप्स में पहले हम लोग देखेंगे कौन सी, और फिर उसके बाद सेकंड टाइम पर मूव करेंगे। सबसे पहले है 44.3, दैट इज टाइप फर्स्ट, वन स्टेटमेंट एंड टू assumption बेस्ड प्रॉब्लम। पहले हम लोग 8-10 क्वेश्चन इसके करेंगे जिसमें एक स्टेटमेंट होगा और दो assumptions होंगी। इन दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम अ स्टेटमेंट इज गिवन व्हिच इज फॉलोड बाय टू assumptions. The candidate is required to analyze the given statement and then decide which one of the given assumption is implicit in the statement. आपको दो assumptions दी जाएंगी और फिर ये देखना है कि स्टेटमेंट के हिसाब से कौन सी assumption इसके लिए ठीक होती है। डायरेक्शंस क्या दी गई थी? In each of the question below is given a statement followed by assumptions numbered first and second. Consider the statement and decide which of the given assumption is implicit. यहां पर बोला गया है in each of the question below is given a statement, यहां पर एक स्टेटमेंट दिया गया, followed by assumptions, यहां पर कुछ assumptions लगाई गई हैं, नंबर्ड फर्स्ट एंड सेकंड, नंबर 1 दिया गया और नंबर 2 दिया गया है। कंसीडर द स्टेटमेंट, आपको स्टेटमेंट को कंसीडर करना है। डिसाइड विच ऑफ द गिवन assumption इज इम्प्लिसिट, कौन सी इसमें जो assumption है वो सही है और कौन सी गलत है। आंसर्स जो देने हैं वो इस फॉर्म में देने हैं। ए है इफ ओनली assumption फर्स्ट इज इम्प्लिसिट, बी है इफ ओनली सेकंड इज इम्प्लिसिट, सी तब लगेगा इफ बोथ फर्स्ट एंड सेकंड इम्प्लिसिट, और डी ऑप्शन कब लगेगा इफ नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड आर इम्प्लिसिट, तब उसके लिए डी ऑप्शन है। नाउ एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट इज, स्टेटमेंट दिया गया था, गेट योर डॉटर एग्जामिन्ड बाय द स्पेशलिस्ट डॉक्टर एक्स टेल्स वाई। एक्स ने वाई को यह सलाह दी कि आप अपनी डॉटर को एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के पास लेकर के जाइए और उससे जाकर के दिखवाइए, है ना। नाउ द assumption इज, फर्स्ट assumption, वाई विल नॉट लिसन व्हाट एक्स टेल्स टू हिम। वाई बिल्कुल नहीं सुन रहा है जो भी एक्स कह रहा है। और सेकंड है वाई विल हियर एक्स एडवाइस, वाई ने जो है वो एक्स की एडवाइस को सुना है। अब आपको खुद ये बात अजम्पशन देखने के बाद पता चल रही होगी, इतने रूल्स को समझने के बाद पता चल रही होगी कि कौन सा इसके अंदर अजम्पशन ठीक है। नाउ लुक इनटू द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन बी एब्सोल्युटली इट इज अ करेक्ट आंसर,
बिकॉज ये बात बिल्कुल समझी जा सकती है, बात अभी एग्जाम्पल के तौर पे आती है कि अगर मैं आपको कोई बोल रहा हूं कोई बात, तो मैं ये बात अजम्पशन लगा लूंगा कि आप मेरी बात सुन रहे हैं। तो बिल्कुल वही चीज है कि वाई विल नॉट लिसन दैट एक्स हेल्प्स हिम, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन वाई विल हियर एक्स एडवाइस, ये बात बिल्कुल ठीक कही गई है। वी एडवाइज समवन विद द assumption दैट आवर एडवाइस विल बी लिसन टू। जब हम किसी को सलाह देते हैं तो ये मान सकते हैं कि हाँ, हमारी कोई सलाह सुन रहा होगा, एटलीस्ट वो उस सलाह को अप्लाई करता है या नहीं करता अलग बात है, लेकिन एटलीस्ट सुन तो रहा ही होगा। Why will we advise someone with the thinking that our advice will not be heard? और हम अगर हमारी कोई सलाह मान ही नहीं रहा है तो हम उस व्यक्ति को सलाह देंगे ही क्यों? ये भी एक बात है। While saying something, we go with a positive frame of mind. जब कभी भी हम किसी को कोई सलाह देते हैं या किसी को कोई बात बोल रहे हैं, तो ये हमारे एक पॉजिटिव फ्रेम होता है हमारे माइंड के अंदर। एक टारगेटेड pupil will hear and pay attention towards our point of view। हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को कहीं ना कहीं सामने वाले व्यक्ति सुन रहा होगा, ऐसा हम लोग मान सकते हैं। सो hence second is valid assumption but first is not। सेकंड इसमें वैलिड है और फर्स्ट इसके अंदर सही नहीं है। नाउ नेक्स्ट, फिर दोबारा से सेम ही डायरेक्शंस दिए गए हैं, सेम ही ऑप्शंस दिए गए हैं इसके अंदर। सीधे क्वेश्चन पर आते हैं, एग्जाम्पल पर आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, द स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस विल इम्प्रूव आफ्टर अटेंडिंग एक्स्ट्रा कोचिंग क्लासेस। स्टूडेंट की जो परफॉर्मेंस जो है वो एनहेंस हुई है, बढ़ी है, इम्प्रूव करी है बाय अटेंडिंग एक्स्ट्रा कोचिंग क्लासेस, एक्स्ट्रा कोचिंग क्लासेस को अटेंड करने के बाद में। नाउ assumptions इज, फर्स्ट इज द स्टूडेंट इज एलिजिबल टू अटेंड द कोचिंग। स्टूडेंट्स जो है वो एलिजिबल हैं कोचिंग अटेंड करने के लिए। एंड सेकंड वन इज द स्टूडेंट नॉट एलिजिबल टू अटेंड द कोचिंग। स्टूडेंट जो है वो एलिजिबल नहीं है कोचिंग अटेंड करने के लिए। अब यहां से भी आपको पता चल रहा है कौन सी assumption ठीक है। सॉल्यूशन ए, डेफिनेटली तौर पे ए ही ठीक है। इट इज वेरी मच implied in the statement that the student is in the position to attend coaching। ये बात पहले से ही यहां से क्लियर हुई जा रही है कि स्टूडेंट ने एक्स्ट्रा क्लासेस को अटेंड किया तो फिर उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई है, तो वो एबल होंगे, ही इज एलिजिबल और एबल टू अटेंड द कोचिंग, दैट्स व्हाई ही कैन से दिस। सो फर्स्ट assumption is right and second assumption is absolutely wrong। now the next one is example number 3, statement is it is faster to travel by air to Kolkata from Hyderabad। एक बात बताई गई है कि फास्टर टू ट्रेवल बाय एयर, मतलब कोलकाता से हैदराबाद जाने के लिए सबसे ज्यादा तेज आप एयर से ही पहुंच सकते हैं। एयर का मतलब कि हवाई जहाज या एरोप्लेन से पहुंचा जा सकता है। अजम्पशंस क्या है? फर्स्ट है हैदराबाद एंड कोलकाता आर कनेक्टेड बाय एयर। हैदराबाद और कोलकाता एयर से कनेक्टेड है। एयर का कनेक्टेड का मतलब कि फ्लाइट्स इनके बीच में आपस में जाती हैं, एरोप्लेन्स का आना जाना है। एंड सेकंड बोला गया देयर आर नो अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अवेलेबल टू कोलकाता फ्रॉम हैदराबाद। दूसरे में बोला गया कि कोई भी मतलब सिर्फ और सिर्फ बाय एयर ही आप जा सकते हैं इन दोनों शहरों के बीच में, बाकी और किसी तरीके से कोई भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं है यहां पर जाने का। नाउ लुक इनटू द सॉल्यूशन, ऑप्शन ए एब्सोल्युटली इट इज राइट आंसर। अब ए राइट क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि जब मैं आपको ये सलाह दे रहा हूं, मैं आपसे कहता हूं कि आप कोलकाता से हैदराबाद जाइए बाय एयर तो आप जल्दी पहुंचेंगे। अब इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि अगर आप बाय एयर जा रहे हैं तो जल्दी पहुंचेंगे, तो इसका मतलब ये तो बिल्कुल नहीं कि इसका मतलब इन दोनों के बीच और कुछ नहीं चलता, बस नहीं चलती है, ट्रेन नहीं चलती है, कार नहीं चलती है, और कोई मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं चलता है, ये तो हम नहीं कह सकते। हाँ, ये कंफर्म है कि इन दोनों के बीच में बाय एयर आप जाएंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे। दूसरा, अगर मैं आपको ये सलाह दे रहा हूं कि आप बाय एयर जाइए, इसका मतलब इन दोनों के बीच में एयर कनेक्टिविटी होगी तभी ये बात बोल रहा हूंगा। अगर इन दोनों के फ्लाइट्स बीच में ना चलती हूं इन दोनों शहरों के बीच में, तो फिर ऐसी बात बोली ही क्यों जाएगी? इसीलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है और सेकंड ऑप्शन इसके लिए गलत है। द गिवन स्टेटमेंट एडवाइजेस टू ट्रेवल बाय एयर बिटवीन कोलकाता एंड हैदराबाद, हैंस नो डाउट फर्स्ट इज इम्प्लिसिट, पहला इम्प्लिसिट करता है। सेकंड, द contrary to the given statement,
इट इज फास्टर टू ट्रेवल बाय एयर, ये बोला गया कि इससे आप जल्दी पहुंचेंगे, फास्टर पहुंचेंगे, डज नॉट मीन दैट द अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट स्लोअर देन एयर ट्रांसपोर्ट आर अवेलेबल, या इससे जो स्लोअर है वो अवेलेबल ही नहीं है, ऐसा कहीं पर भी नहीं बोला गया। देयरफॉर सेकंड इज नॉट इम्प्लिसिट, सो ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next example is fourth example. The book published by Marigold Publication is intended to guide the layman to study reasoning in the absence of a teacher. एक बुक पब्लिश करी गई है जो मैरीगोल्ड पब्लिकेशन द्वारा, इज इंटेंडेड टू गाइड, ये गाइड कर रही है द लेमैन टू स्टडी द रीजनिंग, रीजनिंग स्टडी करने के लिए इन द एब्सेंस ऑफ द टीचर, टीचर के एब्सेंस में। Now, assumption is, the first one is reasoning can be learned with the help of a book. Reasoning जो है वो book की help से पढ़ी जा सकती है। Second one is, a teacher of reasoning may not be available to everyone. हो सकता है कि जो reasoning का teacher है वो सभी के लिए available ना हो। Now, look into the solution. Option C is correct answer. Both first and second are implicit. It is given in the statement that the book intends to teach reasoning, which implies that first is a valid assumption. Further, the statement says that the book is intended to teach reasoning in the absence of teacher. This means that the absence of a teacher is possibility and second is also valid. तो दोनों ही इसमें जो assumptions लगाई गई हैं वो बिल्कुल valid assumptions हैं। Now, the next one is example number 5. Statement is, buy peanut butter of X company of company X an advertisement on a television. एक टेलीविजन पे एडवर्टीजमेंट दिया गया है कि आप पीनट बटर हमेशा इस X कंपनी का परचेज करें। नाउ लुक इनटू द असम्पशंस। फर्स्ट इज, नो अदर कंपनी सप्लाइज पीनट बटर, कोई भी दूसरी कंपनी जो है वो पीनट बटर नहीं बनाती है। और दूसरा है प्यूपिल वॉच टेलीविजन, प्यूपिल जो है वो टेलीविजन वॉच करते हैं। अब इस असम्पशन से देखने के बाद क्या पता चल रहा है? साफ पता चल रहा है कि ये तो हर एक व्यक्ति अपना प्रचार निकालता ही है। हर एक व्यक्ति ये बात कहता है कि हाँ, हमारा आप साबुन लगाइए, हमारा तेल लगाइए, हमारा शैम्पू लगाइए, हमारा ये अच्छा है, हमारा हर एक एडवर्टाइजमेंट अच्छा ही अपने प्रोडक्ट को बताएंगे। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि उसके अलावा और कोई नहीं बना रहा है। ऐसा तो नहीं है कि तेल जो है वो सिर्फ आमंड ड्रॉप बना रहा है? या बजाज कंपनी बना रही है, नहीं, और भी कंपनीज है वो भी बना रही है। दूसरा, वो एडवर्टाइजमेंट टेलीविजन के ऊपर दिया गया है यही एक्सपेक्ट करते हुए कि लोग टेलीविजन वाकई में देखते हैं, तभी वो एडवर्टाइजमेंट दिया जा रहा है। नाउ लुक इनटू द सॉल्यूशन। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। फर्स्ट इज डेफिनेटली नॉट मेंशन्ड इन द एडवर्टाइजमेंट, पहला बिल्कुल इसमें मेंशन नहीं किया गया तो इसलिए इनवैलिड है। सेकंड इज इम्प्लिसिट, दूसरा ठीक है, अदरवाइज कंपनी एक्स वुड नॉट गिवन इन द एडवर्टाइजमेंट, बिल्कुल सही बात है। अगर लोग देखते ही नहीं टेलीविजन तो कंपनी एक्स क्यों एडवर्टीजमेंट देती उस टेलीविजन के ऊपर? उसे पता है लोग देखते हैं, तभी वहां पर उस एडवर्टीजमेंट को दिया जा रहा है। नाउ द नेक्स्ट वन इज एग्जाम्पल नंबर 6। द एथलीट इज टू स्ट्रांग टू लूज द रेस, जो एथलीट है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है टू लूज द रेस। नाउ द अजम्पशन इज, द एथलीट इज अपीयरिंग इन द ओलंपिक, एथलीट जो है वो ओलंपिक में अपीयरिंग कर रहा है। दूसरा है, वेरी स्ट्रॉन्ग एथलीट डू नॉट लूज इन द रेस, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एथलीट जो होता है वो कभी भी रेस में लूज नहीं करता है। नाउ लुक इनटू द सॉल्यूशन। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अजम्पशन फर्स्ट इज नॉट वैलिड, पहली अजम्पशन जो है वो वैलिड नहीं है, एज इट हैज नो कनेक्शन एट ऑल विद द गिवन स्टेटमेंट, क्योंकि उसका स्टेटमेंट से कोई भी लेना देना नहीं है। स्टेटमेंट डज नॉट स्पेसिफाई सेज अबाउट द ओलंपिक, और स्टेटमेंट में कहीं पर भी ओलंपिक से रिलेटेड कोई बात नहीं बोली जा रही है। बट सेकंड इज वैलिड, दूसरा जो है वो वैलिड है, बिकॉज द स्टेटमेंट सेज दैट, स्टेटमेंट कह रहा है दैट द एथलीट वुड नॉट लूज, एथलीट जो है वो लूज नहीं करेगा इफेक्ट, कॉज ही इज वेरी स्ट्रांग, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बिकॉज ऑब्वियसली इट इज एज्यूम दैट, ये एज्यूम किया जाता है
दैट टू स्ट्रॉन्ग एथलीट डू नॉट लूज, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एथलीट जो होगा वो लूज नहीं करेगा. दैट्स व्हाई बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर. नाउ द नेक्स्ट वन इज एग्जाम्पल नंबर 7. The best evidence of ancient Egypt's rich heritage is to increase global interest in Egyptian pyramid. एक बहुत बड़ा एविडेंस देखने को मिलता है एंशियंट इजिप्ट रिच हेरिटेज का. इंक्रीज ग्लोबल इंटरेस्ट इन इजिप्टियन पिरामिड्स, जो इजिप्टियन पिरामिड्स हैं, पिरामिड जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें लोगों का जो इंटरेस्ट है, ग्लोबल इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है. उससे कहीं ना कहीं एक एंशियंट इजिप्ट रिच हेरिटेज को कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा एविडेंस देखने का मिल रहा है. नाउ द असम्पशन इज इजिप्टियन पिरामिड नॉट वाइडली विजिटेड बाय लोकल. इजिप्टियन पिरामिड जो है वो मोस्ट वाइडली जो वहाँ के लोकल्स हैं उनके द्वारा विजिट नहीं किया जाता है, इसलिए ग्लोबली ज़्यादा पसंद कर रहे हैं. और दूसरा, मॉडर्न आर्किटेक्चर इज मोर पॉपुलर इन इजिप्ट दैन एंशियंट मॉन्यूमेंट्स. मॉडर्न आर्किटेक्चर जो है वो ज़्यादा पॉपुलर है इजिप्ट के अंदर देन कंपैरिजन टू एंशियंट मॉन्यूमेंट्स, एंशियंट मॉन्यूमेंट्स के जो हैं उनसे. नाउ लुक इनटू द सॉल्यूशन. ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर. द स्टेटमेंट गिवन इन द क्वेश्चन स्टेट्स ओनली अबाउट द प्लेस विच इजिप्टियन pyramid had occupied in the past on account of its increasing popularity in global interest, and this signifies neither non-popularity of Egyptian pyramid in Egypt nor speaks of popularity of modern architecture. इस तरीके से मॉडर्न आर्किटेक्चर के बारे में या उसकी पॉपुलैरिटी के बारे में ऐसी कोई बात नहीं बोली गई है. बस ये बोला गया है कि ऊपर स्टेटमेंट के अंदर कि ग्लोबल तौर पे बहुत बड़ी एक कहीं ना कहीं इंक्रीमेंट देखा गया है ग्लोबली. किस चीज के लिए? एंशियन इजिप्ट जो वहां पर पिरामिड्स हैं उनको देख करके लोगों में एक इंटरेस्ट जागा है उसको देखने के लिए. बस ये बात बोली गई है, बाकी इससे ज्यादा आर्किटेक्चर वगैरह से रिलेटेड कोई बात नहीं बोली जा रही है. सो एक भी इसके अंदर सही नहीं है. एंड नन ऑफ द असम्पशन इज इम्प्लिसिट इन द स्टेटमेंट. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन. एग्जाम्पल नंबर 8. स्टेटमेंट. मोस्ट ऑफ द बॉलीवुड सॉन्ग थीम्स आर बेस्ड ऑन द लव स्टोरीज. बहुत ज्यादातर कह सकते हैं, ज्यादातर जो बॉलीवुड सॉन्ग्स की जो थीम है वो बेस है किसके ऊपर? लव स्टोरीज के ऊपर. नाउ लुक इनटू द assumptions. फर्स्ट वन इज बॉलीवुड आर्ट्स मेंटेन देयर हेरिटेज बाय स्टिकिंग टू लव स्टोरीज. एंड द सेकेंड वन इज न्यू थीम्स आर नॉट इंटरेस्टिंग. नई जो थीम्स आ रही वो इंटरेस्टिंग नहीं है. और पहले में बोला गया था बॉलीवुड आर्ट्स मेंटेन देयर हेरिटेज. बॉलीवुड जो है वो आज भी अपनी जो आर्ट को है उसको बचा के रखा हुआ है बाय स्टिकिंग टू लव स्टोरी, लव स्टोरीज दिखाते हुए अपनी प्रथा को, है ना, अपनी आर्ट को आज भी वो मेंटेन करा हुआ है, हेरिटेज, अपनी पॉपुलैरिटी को लव स्टोरीज दिखा करके. सॉल्यूशन. ऑप्शन ए इज डेफिनेटली करेक्ट. लव स्टोरीज कैरी द रिफ्लेक्शन ऑफ आवर बॉलीवुड. हमारे बॉलीवुड का एक रिफ्लेक्शन है, तो ये बात बिल्कुल ठीक है. Therefore, the statement implies that the Bollywood arts endeavor to maintain their heritage by sticking to love stories. लव स्टोरीज ज़्यादा दिखाई जाती हैं, इसीलिए ये हेरिटेज एक तरीके से हमारे लिए साबित है. हमारी बॉलीवुड की जो आर्ट है वो इसको मेंटेन करे हुए है. हैंस ऑप्शन फर्स्ट इज क्लियरली इम्प्लिसिट. पहला बिल्कुल क्लियरली इम्प्लिसिट करता है. बट it is not given anywhere in the statement that the new themes are not interesting. लेकिन ऐसा स्टेटमेंट में कहीं नहीं बोला जा रहा है कि नई जो थीम्स आ रही हैं वो इंटरेस्टिंग नहीं है, ऐसा कुछ नहीं बोला गया है. Therefore assumption second is not implicit. इसलिए दूसरी assumption जो है वो implicit नहीं करती है. Now moving to the next one. Next example is example number 9. Statement is the anti-corruption movement was taken up by the multiple states. एंटी करप्शन मूवमेंट कहीं ना कहीं चलाया जा रहा है काफी स्टेट्स द्वारा. नाउ द असम्पशन इज इफ वन स्टेट स्टार्ट्स अ मूवमेंट इट इज कस्टमरी फॉर द अदर स्टेट टू फॉलो इट.
जब एक स्टेट कोई मूवमेंट स्टार्ट करता है, इसका मतलब ये हो जाता है, ये एक तरीके की मजबूरी हो जाती है अदर स्टेट्स भी इसको फॉलो करें। दूसरा है अ सिग्निफिकेंस पोर्शन ऑफ द यूथ एंड एम्प्लॉयज ऑल ओवर द कंट्री वर नॉट इन फेवर ऑफ करप्शन। जो सिग्निफिकेंस है पोर्शन ऑफ द यूथ का और एम्प्लॉयज का ऑल ओवर कंट्री के अंदर, वर नॉट इन फेवर ऑफ करप्शन, वो करप्शन के फेवर में नहीं है। नाउ लुक इनटू द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। The reservation movement could get acceptability by multiple states only because major portion of the youth and employees were not in the favor of corruption. Our statement is not based on the assumption that it becomes customary for other state to follow a movement started by one state. Therefore, only assumption second is implicit. सिर्फ इसके लिए second implicit करती है, फर्स्ट implicit नहीं करती है, क्योंकि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। कोई चीज़ अगर एक स्टेट लागू कर रहा है तो दूसरे की भी ये मजबूरी है कि उसको भी ये लागू करना है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज example number 10. If I want to give any advertisement, I give it on television. A tells to B. ए ने बी को कहा कि अगर मुझे कोई एडवर्टीजमेंट देने को कहा जाए तो मैं टेलीविजन पर देना पसंद करूंगा। अजम्पशन, ए वांट्स टू पब्लिसाइज हिज प्रोडक्ट, ए को अपना प्रोडक्ट को पब्लिसाइज करना है। एंड सेकंड वन इज टेलीविजन हैज अ वाइड सर्कुलेशन, टेलीविजन जो होता है एक बहुत बड़ा वाइड सर्कुलेशन होता है, इस वजह से टेलीविजन पर वो देना पसंद कर रहा है। नाउ सॉल्यूशन इज ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। The word if in the statement implies that A may or may not be willing to publicize his product. Statement further suggests that the advertisement should be given in on television. This means that X will help advertise better. In other words, television has a wide circulation, so only assumption second is implicit. सिर्फ इसके लिए second implicit कर रही है, वहां पर if शब्द लगा दिया गया। if का मतलब यदि, अगर मुझे देना हो तो इसका मतलब ये तो नहीं कि कंफर्म रूप से उसके पास कोई प्रोडक्ट है और उसी को वो पब्लिकली पब्लिश करना चाह रहा है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो ये इट इज जस्ट एन अजम्पशन, अजम्पशन की भी अजम्पशन है, दैट्स व्हाई पहला ठीक नहीं होगा, सिर्फ इसके लिए दूसरा जो है वो इम्प्लिसिट करेगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल इज एग्जांपल नंबर 11। ड्रीम बिग एंड यू विल अचीव समथिंग सिग्निफिकेंट। आप बड़ा सोचिए, बड़ा सपना देखिए, यू विल अचीव समथिंग सिग्निफिकेंट, मतलब कुछ ना कुछ तो आपको अच्छा से अच्छा जरूर मिलेगा ही मिलेगा। बड़ा सोचिए। पीपल ड्रीम बिग बिकॉज दे वॉन्ट टू अचीव ग्रेट थिंग्स। पीपल बड़ा सपना देखते हैं ताकि वो बड़ी चीजों को अचीव कर सकें। ओनली दोज हु ड्रीम बिग अचीव सक्सेस। जो लोग बड़े सपने देखते हैं केवल उन्हीं को ही बड़ी सक्सेस मिलती है। नाउ लुक इनटू द सॉल्यूशन। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। द गिवन स्टेटमेंट इज अ मोटिवेशनल सेइंग अबाउट हैविंग एन एम्बिटिशियस एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ। ये एक आपका कह सकते हैं, दोनों ही वैसे तो इसके लिए ठीक नहीं है, ये आपका एटीट्यूड कहीं ना कहीं दिखा रहा है लाइफ को लेकर के, बट नन ऑफ द अजम्पशन नेसेसरली फॉलो द स्टेटमेंट। इसलिए कोई भी अजम्पशन जो है वो इसके अंदर फॉलो नहीं हो रही है। नाउ द नेक्स्ट वन इज एग्जाम्पल नंबर 12 एंड दैट इज ऑफ ऑल द लैपटॉप मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया ए ब्रांड हैज द लार्जेस्ट सेल। जितने भी इंडिया के अंदर जितने भी लैपटॉप्स बनते हैं उसके अंदर इस पर्टिकुलर ये जो ए ब्रांड है, इसका जो लैपटॉप है वो सबसे ज्यादा उसकी सेल है। नाउ assumptions is the sale of all laptop manufactured in India is known। हमको पता है कि ऑल इंडिया के अंदर जो भी लैपटॉप मैन्युफैक्चर हो रहे हैं उनकी सेल कैसी कैसी है, तभी ये बात बोल पा रहे हैं हम लोग। दूसरा, द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नो अदर लैपटॉप इन इंडिया इज एज लार्ज एज ए ब्रांड। द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नो अदर लैपटॉप मतलब
और किसी भी लैपटॉप की मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है इंडिया के अंदर इज एज लार्ज एज ए ब्रांड, जितनी एक ही हो रही है। अब यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड नहीं बात हो रही, यहाँ पर बात ये हो रही है कि लार्जेस्ट सेल्स रिलेटेड है। मेन मैटर मैन्युफैक्चरिंग का नहीं है, मेन मैटर है लार्जेस्ट सेलिंग का, ये आप समझिए। सो ओनली अजम्पशन फर्स्ट इज इम्प्लिसिट, पहली इसमें सही होगी, क्योंकि वहां पर बाद वाले में फोकस किया जा रहा है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स पर, मैन्युफैक्चरिंग की बात नहीं हो रही है। बात यहाँ पर फोकस है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग लार्जेस्ट सेल का, कि इंडिया के अंदर जितने लैपटॉप बन रहे हैं उसमें एक ही सेल सबसे ज्यादा है। तो मेन चीज क्या है? सेल, नॉट अ मैन्युफैक्चरिंग। और इसमें अजम्पशन में क्या बोला जा रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नो अदर लैपटॉप इन इंडिया इज एज लार्ज एज ए ब्रांड। That's why A assumption is valid and second is invalid. Unless the sale of all laptop manufactured in India was known, the statement could not have been made. Hence, first is valid assumption. पहली जो है इसमें वो valid assumption है. Second is not implicit, as we do not know about manufacturing. We know only about sales. A brand has the largest sale, but it may not be largest manufacturer of laptop. Maybe B company manufacture more laptop than A does, but it exports all its laptop. In that case, B is a bigger manufacturer, but its sale in India would be lesser than that of A. That's why A option is correct answer. Now, the next one is one statement and three or more assumption based problem. Statement एक ही रहेगा लेकिन assumptions अब बढ़ जाएंगी. This type is very much similar to type first. पहले जैसा ही होता है, बस इसमें assumptions बढ़ दी गई हैं. The only difference is that such problem have three or more assumption in place of two. दो की जगह पर अब तीन या फिर चार हो सकती हैं assumption, बस ये चीज है. Direction should be the same, फिर दोबारा से वही है. Example. Statement. Ajit Pal Singh is the best captain of Indian hockey history so far. Ashok Kumar to a news reporter. अशोक कुमार ने न्यूज रिपोर्टर से कहा कि अजीत पाल सिंह जो है वो सबसे अच्छा बेस्ट कैप्टन है इंडियन हॉकी का अब तक की हिस्ट्री में. नाउ लुक इनटू द असम्पशंस. फर्स्ट इज अदर कैप्टन्स वर वर्स्ट, बाकी सब जो है वो बेकार हैं कैप्टन. Second, India will not get better captain than Ajit Pal Singh in future. इंडिया के पास में और अच्छा कोई कैप्टन नहीं आ सकता है इन फ्यूचर में, अजीत पाल सिंह से बढ़िया नहीं आ सकता है इन फ्यूचर. अब बताइए इन फ्यूचर का आप कैसे कह सकते हैं? गलत है ना. अदर कैप्टन बेकार थे ये भी नहीं कहा जा सकता है. अशोक कुमार नोज द कैप्टनशिप क्वालिटी ऑफ अजीत पाल सिंह. अशोक कुमार जो है वो कैप्टनशिप की जो क्वालिटी है वो जानते हैं अजीत पाल सिंह की. ये बात बिल्कुल ठीक लग रही है. Now look into the options. First is only first is implicit. Second is second only second implicit. Third option only third is implicit. और फिर है none is implicit. Solution only C, केवल इसके अंदर ठीक तीसरी ठीक है. बिल्कुल ये पहले ही assumption देखते ही पता चल रहा था कि इसके अंदर क्या ठीक होना चाहिए. Assumption first is not implicit as has no connection with the given statement. उसका कोई उससे कनेक्शन ही नहीं है. और ये बात आप बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि ये अच्छे हैं. एक की तारीफ करने का मतलब ये नहीं कि दूसरा बुरा है. नहीं. अजीत पाल इज द बेस्ट डज नॉट मीन अदर आर फर्स्ट. ये बिल्कुल सही बात है. एक की तारीफ करने का मतलब एक अच्छा है तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा बेकार है. assumption second is also not implicit because of the phrase so far, which indicates that Ashok's assessment is for past and present scenario and not for the future. There may be possibility that India would get better captain than Ajit Pal Singh in future. फ्यूचर तो किसी ने नहीं देखा ना, तो फ्यूचर में तो कुछ भी हो सकता है इससे अच्छा कोई कैप्टन और आ सकता है. बट अजम्पशन थर्ड इज वैलिड अजम्पशन. थर्ड जो है वो एक वैलिड अजम्पशन है कि विदाउट नोइंग द कैप्टनशिप क्वालिटी, जब तक हमें दूसरे की उसके बारे में कैप्टनशिप क्वालिटी के बारे में नहीं पता होगा तब तक हम इतना बड़ा स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं.
of Ajit Pal Singh, Ashok Kumar will not say him best. अगर उन्हें उनकी क्वालिटी के बारे में ना पता होता तो वो ये बात कहते ही नहीं. That's why C option absolutely a correct answer. Now moving to the next one. Example number 14 is, go and vote for the Congress from our constituency. Anna Hazare in his address to the people of India. बोला गया कि गो एंड वोट फॉर कांग्रेस, वोट आउट द कांग्रेस फ्रॉम आवर कॉन्स्टिट्यूएंसी, अन्ना हजारे टू हिज एड्रेस टू द पीपल ऑफ इंडिया. जब अन्ना हजारे लोगों को से बात कर रहे थे या लोगों के को अपना बात बता रहे थे, तब उन्होंने ये बात बोली. Assumptions. Anna want Congress defeat in India election. Second, Anna is supporting BJP. Third, people will ignore what Anna said. Now, the options are both second and third implicit. Third implicit, first and second are implicit, and only first is implicit. Solution. Option D is correct answer. First is implicit in vote out the Congress. Second is not implicit as nothing has been said about BJP. BJP के बारे में कोई बात नहीं बोली जा रही है, तो दूसरा बिल्कुल गलत है इसके अंदर. डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कुछ भी बीजेपी के लिए नहीं बोला गया, इसलिए ये चीज गलत है. इनफैक्ट सेकंड हैज नो कनेक्शन विद द गिवन स्टेटमेंट. सेकंड का कोई कनेक्शन ही नहीं है फर्स्ट से. आफ्टर दैट अगेन थर्ड इज इनवैलिड assumption as saying something to an individual or a group does not mean assuming desired response. In fact, we cannot address a mass with an assumption that we will be ignored for what we say. That's why D option is correct answer. Now, moving to the next example. Mohit decide to get the railway reservation in May. Mohit decide to get the railway reservation in May for the journey he wants to make in August to Jaipur. मोहित ने ये डिसाइड किया कि मई के अंदर मैं रिजर्वेशन करूंगा. किस चीज का? जो मुझे अगस्त में जयपुर जाना है ना, तो उस चीज का रिजर्वेशन मैं मई में ही करूंगा, ऐसा उसने डिसाइड किया. Assumption. The railways issue reservation 3 month in advance. रेलवे जो है वो 3 मंथ पहले रिजर्वेशन दे देता है. सेकंड, देयर आर मोर देन वन ट्रेन इन टू जयपुर. एक से ज्यादा ट्रेन होंगी जयपुर के लिए. देयर विल बी वैकेंसी इन द डिजायर्ड क्लास. हो सकता है कि वैकेंसीज हों डिजायर्ड क्लास के अंदर. नाउ द ऑप्शंस आर बोथ assumption सेकंड एंड थर्ड आर implicit. Only assumption first is implicit. All assumption are implicit, or both assumption first and second are implicit. Now the solution is option B is correct answer. In the statement, it is given that Mohez had decided to get reservation 3 month in advance. ये पहली स्टेटमेंट के अंदर पता था कि उसका ये डिजायर है, या आप ये कह सकते हैं कि उसने पहले ये डिसाइड कर लिया कि मैं 3 महीने पहले रिजर्वेशन कराऊंगा. This clearly implies that there exists a provision for getting seat berth reservation 3 month in advance. इसका मतलब कि ऐसा वाकई में प्रोविजन होगा, तभी उसने ये चीज सोची है. Hence, assumption first is implicit. तो पहला तो implicit करता है. But nothing in the statement has been given about number of trains. ट्रेन्स के बारे में कुछ नहीं बताया गया, कितनी जाती हैं कितनी नहीं. अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स के बारे में नहीं बताया गया. उसने ये सोचा कि मैं हाँ करा लूंगा रिजर्वेशन. अब ट्रेन में सीट मिल पा रही है नहीं मिल पा रही है, इस बात की कोई कंफर्मेशन या ऐसी कोई बात स्टेटमेंट में नहीं बोली जा रही है. Hence, statement second and third does not follows. So B is absolutely right answer. Now moving to the next one. Next example is example number 16. Ria wrote second letter to her mother after 3 months as she did not receive any reply to the first letter. क्या बोला गया? रिया ने सेकंड लेटर लिखा है अपनी मदर को आफ्टर 3 मंथ, 3 महीने के बाद में, एज शी डिड नॉट रिसीव एनी रिप्लाई टू द फर्स्ट लेटर. पहले लेटर का कोई रिप्लाई उसकी माता जी ने नहीं दिया है, मम्मी ने नहीं दिया है, इसीलिए 3 महीने बाद उसने दूसरा लेटर एक और लिखा है अपनी मम्मी को. नाउ assumptions आर, फर्स्ट क्या है? रियाज मदर डिड नॉट रिसीव द लेटर. हो सकता है कि रिया की मदर को लेटर ही ना मिला हो.
सेकंड, द लेटर जनरली रीचेज विद इन अ वीक, लेटर जो होते हैं जनरली एक हफ्ते के अंदर कहीं पर भी पहुंच जाते हैं। थर्ड, हर मदर प्रॉम्प्टली सेंड्स रिप्लाई टू हर लेटर, हो सकता है कि उसकी मदर जो है वो प्रॉम्प्टली सेंड करती हो रिप्लाई टू हर लेटर, उसके लेटर्स का। नाउ ऑप्शंस आर बोथ assumptions second and third are implicit, only assumption third is implicit, none assumption is implicit, or both assumption first and third are implicit. Solution: option B is absolutely correct answer. Only assumption third is implicit. It cannot be said definitely that Ria's mother did not receive the letter. इस बात को कंफर्म रूप से नहीं कहा जा सकता है कि रिया की मदर को लेटर मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। एंड देयर मे बी अदर रिस्पॉन्स फॉर नॉट रिस्पॉन्डिंग टू द लेटर इमीडिएटली, हो सकता है और भी इसके काफ़ी सारे रीज़न हो कि वो तुरंत उनके रिप्लाईज ना दे रही हैं, जो उनके रिप्लाई वो चाह रही है वो तुरंत उस लेटर्स का रिप्लाई हो सकता है उसकी माता जी नहीं दे रही हैं, हो सकता है उससे गुस्सा हो, नहीं देना चाह रही हो, तो उसमें ज़बरदस्ती वाली बात नहीं होनी चाहिए। ये एक अज़म्पशन है। टाइम लिमिट फॉर लेटर हैज़ नॉट बीन गिवन एनीवेयर, ऐसी कोई टाइम लिमिट के बारे में बात नहीं बोली गई थी कि 1 हफ्ते में लेटर पहुँच जाता है। हैंस अजम्पशन फर्स्ट एंड सेकंड आर नॉट इम्प्लिसिट, इसलिए पहली और दूसरी दोनों इम्प्लिसिट नहीं कर सकती है। सिंस हर मदर यूज टू रिस्पॉन्ड हर प्रॉम्प्टली, देयरफॉर आफ्टर हैविंग वेटेड शी हैड रिटन टू हर मदर अगेन, इसलिए वो रिप्लाई उसकी माताजी वैसे उसका रिप्लाई करती हैं लेटर्स का, लेकिन पहले वाले का नहीं किया, तो हो सकता है ना कर पाई, इसलिए उसने दोबारा से लेटर एक और लिख दिया है, ये चीज है। सो अजम्पशन थर्ड इज डेफिनेटली तौर पे इम्प्लिसिट करती है, ठीक है। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। मुलाकात होती है हमारी आपसे आगे के सेशंस में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।